नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 4 सितंबर 2025। हम लोग जो है 4 सितंबर से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं ना, 4 सितंबर से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। और पीडीएफ यदि आपको आवश्यकता है पीडीएफ की, तो पीडीएफ डाला जाता है प्रतिदिन कहाँ पर, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर है ना। और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप सीधे वहां पर जाएंगे और वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आ जाते हैं पहले प्रश्न पर। और क्या है पहला प्रश्न, देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। और पहला प्रश्न जो है, हाल ही में एक दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व नारियल दिवस। नारियल आप लोग तो खाते ही हैं, है ना। तो नारियल जो है प्रतिदिन मान के चलिए कि सभी कोई यूज करता है नारियल का। तो लगभग जो है नारियल सभी कोई देख ही रहे हैं और जान ही रहे हैं। तो विश्व नारियल दिवस जो है प्रतिवर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब? तो आपको 2 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस जो है प्रति वर्ष जो कह सकते हैं कि सीधे तौर पर आपको 2 सितंबर को मनाया जाता है ना। और ये किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपको एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी की स्थापना की ये याद में मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना आपको याद रखना है 1969 ईस्वी में होती है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय आपको जकार्ता है। और जकार्ता कहाँ देखने को मिलेगा? तो जकार्ता आपको इंडोनेशिया है ना। इंडोनेशिया की राजधानी वर्तमान में क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और यहीं पर आपको मिलेगा मुख्यालय किसका? एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी की, है ना। और ये इसकी स्थापना कब? तो 1969 में। ठीक है। चलते हम लोग देख लेते हैं इसमें मान के चलिए कि इसका दिवस क्यों मनाते हैं, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सीधी सी तौर पर है कि यहाँ पर किसानों को क्या दिया जाएगा? सशक्त मान के चलिए कि बनाना होगा। क्या है? किसानों को सशक्त बनाना होगा, है ना। और उद्योगों को क्या करना होगा? मजबूत करना होगा। जो उद्योग संबंधित रहेंगे किससे? आपको नारियल से। नारियल आप लोग देखे हो कि नारियल जो यूज किया जाता है, इससे बहुत सारी वस्तुओं का क्या किया जाता है? उत्पादन भी किया जाता है। तो नारियल ऐसा नहीं है कि केवल खाने के काम में ही आता है। तो नारियल से जो है बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। आप अपने आसपास में देखे होंगे कि इससे बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसीलिए जो है सामाजिक तौर पर जो है कोकोनट जो है आपको महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसी वजह से समाज में जो है आपको इसके लिए एक दिवस रखा गया है ना। कितने तारीख को? तो वर्ल्ड कोकोनट डे जो रखा गया है आपको 2 सितंबर को रखा गया है। याद रहेगा। आपको दिवस सब सीधे तौर पर पूछा जाता है। कभी कभी तो एक परीक्षा में आपको दो दो दिवस दिया जाता है और यही सब दिवस दिया जाता है। छोटा छोटा दिवस नहीं पूछा गया कि आपको 5 सितंबर मान के चलिए कौन सा दिवस मनाया जाता है ना। विश्व युवा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस, ये सब आप आउटडेटेड हो चुका है। आपको कुछ नया दिवस पूछेगा, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे ये सब दिवस आपको याद रखना है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला क्या प्रश्न है। और अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है क्या है, कि हाल ही में लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? क्या है कि लाडो लक्ष्मी योजना जो है किस राज्य में शुरू की गई है? ये सीधे तौर पर आपको याद रखना है। कौन से राज्य में? आपको हरियाणा में। कहां पर? ये हरियाणा में। तो ये आपको याद रखना है कि लाडो लक्ष्मी योजना है। और लाडो किसको बोला जाता है? लाडो जो है हम लोग बोलते हैं किसको बोलते हैं? तो छोटी बच्चियों को बोलते हैं ना। तो जो छोटी बच्ची होती है उसको लाडो बोला, प्यार से लाडो बोला जाता है। इसीलिए सरकार जो है इसका नाम रखा है लाडो लक्ष्मी योजना। तो इससे समझ में आ जाना चाहिए ये किससे संबंधित होगा? तो महिला से संबंधित होगा, है ना। तो लाडो लक्ष्मी योजना की लॉन्चिंग डेट कितने तारीख को रखी गई है? तो लॉन्चिंग डेट आपको 25 सितंबर को, है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो मान के लॉन्च किया जाएगा 25 सितंबर को। लॉन्चिंग करने का अर्थ ये है कि आपको जो है इसका पोर्टल खोल दिया जाएगा हरियाणा के सरकार के द्वारा। पोर्टल कितने तारीख को? तो पोर्टल खोल दिया जाएगा आपको 25 सितंबर को, जिसमें मान के जो भी इसके आवेदक होंगे वो क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। 25 सितंबर का डेट क्यों रखा गया है? तो 25 सितंबर का डेट इसलिए रखा गया है कि दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व उप प्रधानमंत्री आपको देखने को मिलेगा स्वर्गीय देवीलाल की जयंती उस दिन मनाई जाती है। और इसी वजह से जो है ये एक पर्टिकुलर डेट रखा गया है याद के लिए, है ना। और वर्तमान में यदि बात करते हैं, वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी है। और इन्हीं के द्वारा जो है लाडो लक्ष्मी योजना का आवेदन पोर्टल डेट कह सकते हैं आने वाले दिनों में आपको लॉन्च किया जाएगा 25 सितंबर को, ठीक है। और इसमें हरियाणा दिवस जब होगा तो हरियाणा दिवस के मौके पर आपको देखने को मिलेगा कि महिलाओं के खाते में कितना रुपया देखने को मिलेगा? 2100 रुपया। कितना? 2100 रुपया उनके खाते में प्रति माह, है ना, प्रति माह जो है आना स्टार्ट हो जाएगा। 2100 रुपया मान के चलिए कि महिलाओं के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा ये पहल है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे हरियाणा, जैसे ही नाम आता है हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी है। और राज्यपाल, नए राज्यपाल बने हैं, ये आप ध्यान रखना है आपको। क्या है? राज्यपाल नए हैं, है ना। यदि आप मान के चलिए कि
स्पीडी प्रति महीना खरीद रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप प्रति महीना नहीं खरीद रहे हैं तो आपकी किताब में हो सकता है कि दूसरा राज्यपाल हो, है ना? तो यहाँ पर राज्यपाल को आपको सुधार कर लेना है। कौन होंगे नए राज्यपाल? असीम कुमार घोष होंगे, जो कि आपको हरियाणा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। उसके बाद लोकसभा की सीटें कितना? 10 सीटें, और राज्यसभा की कितनी सीटें? 5 सीटें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए, 2-3 दिन से आप लोगों को करंट अफेयर्स नहीं मिल पा रहा था, इसका वजह आप समझ ही रहे होंगे, क्या है वजह? तो थोड़ा-सा जो है तबीयत, है ना, सही नहीं चल रहा था, इस वजह से जो है करंट अफेयर्स आप लोगों को नहीं मिल पा रहा था। बीच-बीच में आप देख रहे होंगे डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, है ना? तो थोड़ा-सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको बता चुके हैं कि लाडो लक्ष्मी योजना, कभी-कभी इसका नाम जो है आपको क्या मिलेगा? दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, क्योंकि दीनदयाल के मान के चलिए कि जन्म उत्सव पर स्टार्ट किया जा रहा है, इसीलिए जो है कभी-कभी आपको देखने को मिलेगा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी। तो आपको लाडो लक्ष्मी देखे या दीनदयाल दिखे, तो दोनों समझ लेना है सीधे से तौर पर। किस राज्य के द्वारा? तो आपको हरियाणा के द्वारा याद रहेगा। तो याद रखना है कि हरियाणा के द्वारा, है ना? चलते हैं अगले प्रश्न पर। कि हाल ही में जो आपको देखने को मिल रहा है कि हाल ही में कारखाना, किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाल ही में कारखाना और विनिर्माण रोजगार में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? ये आपको तमिलनाडु है ना? किसके बारे में बात कर रहे हैं कि कारखाना और विनिर्माण के क्षेत्र में कह सकते हैं कि प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो हरियाणा को। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप याद रखना है कि कारखाना और विनिर्माण के क्षेत्र में प्रथम स्थान कौन सा राज्य प्राप्त करता है? हरियाणा करता है। और शीर्ष यदि राज्य देखने के 5 शीर्ष राज्य कौन कौन से? तो है तमिलनाडु है। उसके स्थान पर, सेकंड स्थान पर यदि बात करें गुजरात, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, है ना? तो 1 2 3 कम से कम याद रखना चाहिए। तो आपको क्या कहते हैं? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, वैसे उत्तर प्रदेश भी है जो आपको चौथे स्थान पर, और 5वें स्थान पर कौन सा राज्य है? आपको कर्नाटक है। तो ये सब राज्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो सीधे तौर पर मान के चलिए कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि मान के चलिए कि कारखाना विनिर्माण रोजगार में मान के चलिए कि प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो आपको कौन सा राज्य? तमिलनाडु, है ना? देखते हैं अगला क्या प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया। किसका उद्घाटन पूछ रहे हैं? तो आपको एरो इंजन परीक्षण के बारे में पूछ रहे हैं कि एरो इंजन परीक्षण का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन सीधे तौर पर कहाँ पर किया गया है? आपको उत्तर प्रदेश में किया गया है ना? और उत्तर प्रदेश में मान के चलिए किनके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? आपको सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। और ये स्थान कहाँ पर है? स्थान मान के चलिए पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे, एक स्थान बताए थे। कौन सा स्थान? जब नोएडा आपको टेम्पर्ड ग्लास के बारे में बता रहे थे कि टेम्पर्ड ग्लास की मान के चलिए कि प्लांट कहाँ पर उद्घाटन किया गया है, टेम्पर्ड ग्लास का स्थापना कहाँ पर किया गया, तो आपको बताया था कि नोएडा। और नोएडा नाम जब बताए थे तो आपको बताए थे ये किस जिले के अंतर्गत आता है? तो किस जिले के? गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध जो नगर है इसी के अंतर्गत आपको पड़ता है, नोएडा पड़ता है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध नगर किसका है? इसी को जो है मान के चलिए कि नोएडा इसी का भाग है। गौतम बुद्ध नगर का भाग क्या है? नोएडा आपको देखने को मिलता है। तो यहीं पर आपको इसका भी उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश में एक ही जगह आपको देखने को मिलता है, ये मान के चलिए कि आपको उद्योग वाला कौन सा क्षेत्र? आपको नोएडा ही देखने को मिलता है, ठीक है? जो सबसे प्रमुख आपको देखने को, ऐसा नहीं कि एक ही देखने को मिलता है, सबसे प्रमुख आपको देखने को मिलता है, आपको नोएडा देखने को मिलता है। यहीं पर इसका लोकार्पण किया गया है, ठीक है? और जैसे ही नाम आता है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। और राज्यपाल कौन है? तो अभी पहले से ही है, आनंदीबेन पटेल। और लोकसभा की यदि सीटों की बात करते हैं तो आपको 80 सीटें देखने को मिलती है ना? और राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो राज्यसभा की कितनी सीटें? तो राज्यसभा की आपको 31 सीटें देखने को मिलती है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से देखने को मिलती है ना? तो याद रखना है, क्या याद रखना है कि भारत का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो है एरो इंजन परीक्षण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपको गौतम बुद्ध नगर, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला क्या प्रश्न है देख लेते हैं कि काजाकिस्तान में, है ना, कि काजाकिस्तान में जो है एक खेल आयोजन, और काजाकिस्तान से बहुत सारा प्रश्न आप लोगों को करवा चुके हैं। यदि आप डेली बने हुए होंगे तो आप लोगों को यहाँ से बहुत सारा प्रश्न कवर करवाए हैं। देखिए क्या है कि काजाकिस्तान में आयोजित 16वीं क्या है कि 16वीं एशियाई निशानेबाजी, यहाँ पर खेल हो रहा था, निशानेबाजी चैंपियनशिप हो रहा था। और इसी में पूछा जा रहा है कि भारत को जो है तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है ना? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ पर शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है? तो देखने को मिलता है कि मान के चलिए भारत जो है किस स्थान पर है? आपको कौन से खेल में? तो आपको 16वें एशियाई मान के चलिए निशानेबाजी में पूछा जा रहा है कि 16वें निशानेबाजी में जो है भारत किस स्थान पर है? तो सीधे तौर पर भारत जो है आपको प्रथम स्थान पर देखने को मिलता है। कुल कितना पदक भारत के द्वारा जीता जाता है?
तो भारत के द्वारा जो है कुल आपको देखने को मिलता है 99 पदक। कितना? तो 99 पदक, जिसमें 50 स्वर्ण है, 26 रजत है और 23 क्या है? कांस्य पदक है। क्या क्या है? 50 आपको स्वर्ण है, 26 रजत है और 23 क्या है? कांस्य पदक है। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो जो आयोजक देश है ना, तो आयोजक देश कौन सा है? कजाकिस्तान दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर जो है हम लोगों का पड़ोसी कौन सा है? चीन है। ठीक है, तो हम लोग 1 2 3 याद रखेंगे। प्रथम स्थान पर हम लोग हैं, भारत है, दूसरे स्थान पर कजाकिस्तान, तीसरे स्थान पर चीन है। याद रहेगा। और यहाँ से जो है आपको बहुत सारा निशानेबाजी से जो है बहुत सारा प्रश्न करवा, जो इंपॉर्टेंट था कि किसके द्वारा स्वर्ण जीता गया है, तो सभी आपको करवा चुके हैं। उम्मीद है कि आप पिछले वाला जितने भी प्रश्न होंगे सभी आपको याद होगा। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से सीधे तौर पर एक प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों को आने वाले दिनों में कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के लिए कितना प्राइस मनी रखा गया है। तो कितना रखा गया है? 13.88 मिलियन डॉलर रखा गया है ना। तो ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के बारे में पूछा जा रहा है। क्या है? महिला वर्ल्ड कप 2025 के लिए तो कितना रुपया? तो आपको 13.88 मिलियन ये आपको प्राइस मनी रखा गया है ना। सभी को मिला के कह सकते हैं कि प्राइस मनी बोला जाता है। तो प्राइस मनी आपको पूछा गया था इस बार, जब पूछा गया था मान के चले कि एसएससी वाले में एग्जाम में, जो एसएससी का जो हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ है उसमें जो आपको जब पूछा गया था, तो लड़का सब जो है बोल रहा था कि बीसीसीआई के बारे में पूछा गया कि ये सब प्रश्न फालतू प्रश्न पूछता है कि कितना रुपया नहीं रुपया। अब देखिए ये सब प्रश्न आपको करवाते हैं, है ना। आप लोग ध्यान नहीं देते कि ये सब लगता है कि फालतू प्रश्न है, लेकिन यही फालतू प्रश्न क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है उस वक्त जब आपको परीक्षा में सीधे तौर पर पूछा जाता है। तो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के लिए कह सकते हैं कितना प्राइस मनी रखा गया है? तो 13.88 मिलियन रखा गया है। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप यदि मान लेते हैं कि जो जीतने वाली टीम होगी, है ना, तो जीतने वाली टीम को यदि बात करें कि जीतने वाली टीम को कितना मिलेगा, तो 4.48 मिलियन मिलेगा। और जबकि मान के चले कि जो उपविजेता की टीम रहेगी, तो उपविजेता की टीम को कितना मिलेगा? 2.24 मिलियन मिलेगा, है ना। तो ये जब भी बात की ये तो डॉलर में बात की है। आ जाते हैं हम रुपया में बात कर लेते हैं कि मान के चलिए 13.88 यदि प्राइस मनी है, तो प्राइस मनी मान के चलिए आप बात कर लेते हैं कि 13.88 मिलियन को जो है रुपया में यदि कन्वर्ट करेंगे तो कितना रुपया होगा? तो 122 करोड़ रुपया होगा। कितना होगा? 122 करोड़, जो कि मान के लिए प्राइस मनी है कुल मिला के, है ना। और उसके बाद जो जीतने वाली टीम होगी उसको मिलेगा 4.48 मिलियन डॉलर मिलेगा। इसका मतलब है कि कुल कितना मिलेगा राशि, धनराशि यदि रुपया में बात करें तो इंडियन रुपया मिलेगा कितना मिलेगा? 40 करोड़ रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 40 करोड़ रुपया मिलेगा। और वहीं उपविजेता टीम को कितना मिलेगा? 20 करोड़ रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 20 करोड़। तो ये भी कम राशि नहीं है। उपविजेता भी मान के चलिए बनेंगे जो भी, तो उसको भी 20 करोड़ रुपए की राशि मिला जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ दिन पहले ही प्रश्न करवा चुके हैं, ये टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर होगा, है ना। ये टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर होगा? आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए, यदि आपको जानकारी है तो बताइए कहाँ पर होगा इस टूर्नामेंट का आयोजन, है ना। वैसे लिखे थे नीचे में, देखिए। तो आपको 2025 वाला जो है आयोजन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? भारत और श्रीलंका में होने वाला है। कहाँ पर होने वाला है? आपको भारत और श्रीलंका में होने वाला है। और इसी माह के जो है 30 सितंबर से, है ना, कितने तारीख से? तो इसी माह के 30 सितंबर से जो है आपको ये खेल महिला वर्ल्ड कप आपको देखने को मिलेगा। 2025 वाला स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इसी के बारे में ये प्रश्न करवाए हैं, तो ये प्रश्न आपको एक बार करवा चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न को। आने वाले दिनों में हो सकता है कि रिवीजन के तौर पर एक बार फिर लें इस प्रश्न को। लेकिन जब खेल स्टार्ट होगा कितने तारीख को? जब मान के चलिए कि 30 तारीख को स्टार्ट होगा, तो आपको 30 के आसपास जो है हम ये प्रश्न को एक बार फिर से लेंगे और एक बार आपको बताएंगे, है ना। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। क्यों महत्वपूर्ण बन जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, है ना। ये पुरस्कार जो है महत्वपूर्ण है। कौन सा पुरस्कार? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और इसको क्या पुरस्कार बोला जाता है? इस पुरस्कार को बोला जाता है आपको एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार होता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार होता है। और इस बार जो है किसको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये पहला भारतीय संगठन है और इसका नाम क्या है? एजुकेट गर्ल्स। क्या है? एजुकेट गर्ल्स, है ना। तो ध्यान रखेंगे, एजुकेट गर्ल्स को क्या मिला है इस बार का? कह सकते हैं कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है और नाम क्या है? एजुकेट गर्ल्स नाम है ना। भारत के जो ग्रामीण और शैक्षिक रूप से जो वंचित क्षेत्रों की जो लड़कियां होती है ना, उनकी शिक्षा के लिए कह सकते हैं कि सामुदायिक और सरकारी संसाधन जुटाने हेतु समर्पित एक भारतीय गैर लाभकारी संगठन है। और उसका क्या नाम है? नाम है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। क्या नाम है? फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। और ये क्या कहते हैं 2025 में इसी को मिलता है क्या? आपको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? रेमन में। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ से प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आपको सीधे तौर पर पूछा जाएगा, ठीक है।
तो एजुकेट गर्ल्स याद रखना है, इसकी स्थापना कब होती है? एजुकेट गर्ल्स की स्थापना 2007 में होती है, राजस्थान में होती है, और किसके द्वारा? ये सफीना हुसैन के द्वारा होती है। किसके द्वारा? तो ये सफीना हुसैन के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है ना? ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, तो ये तस्वीर आपको क्या सफीना हुसैन बगल में दिखाई पड़ रही है, और साथ में आपको कुछ महिला दिखाई पड़ रही हैं जिनको एजुकेट किया जाना है ना। वैसे मान के चलिए कि महिला जो कि कह सकते हैं कि सरकारी संस्थान से नहीं जुड़ पाती है, लेकिन उनको भी मान के चलिए कि शिक्षा देने की आवश्यकता है। तो ये कौन काम करता है? तो ये एक फाउंडेशन है, एजुकेट फाउंडेशन, उनके द्वारा ये दिया जाता है। और भारत का पहला संगठन है, क्या है? भारत का ये संगठन के तौर पर बात कर रहे हैं ना, व्यक्तिगत तौर पर नहीं। ये भारत का पहला संगठन है जो आपको देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? कि आपको रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार प्राप्त करते हुए, है ना? तो रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार 2025 का सीधे तौर पर आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न जो है आपको क्या है? ये आपको इंडेक्स से संबंधित है। क्या है? इंडेक्स से संबंधित। क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। आपको जारी किया गया है। क्या जारी किया गया है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। और इसमें पूछा जा रहा है कि पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? आइसलैंड को। और ये प्रश्न आप कहिए कि क्या महत्वपूर्ण है? ये तो महत्वपूर्ण है ही ना। और ये भेड़ी भेड़ी मान के बहुत बहुत आपको जो आपको देखने को मिलेगा, भेड़ी भेड़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? भेड़ी भेड़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो है आपको यहाँ से सीधे तौर पर प्रश्न पूछता है ना। जितने भी प्रश्न है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आपको देखने को मिल रहा है ना, और ये आपको जो ग्लोबल पीस इंडेक्स देखने को, सभी प्रश्न आपको महत्वपूर्ण है। आप कितना इसको मान के चले के रख पाते हैं अपने पास में, है ना, कितना याद रख पाते हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है। यहाँ पर देखिए, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स सबसे पहले किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर आपको इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। और कुल कितने इसमें सदस्य देश रहते हैं? रखा गया है तो 163 देशों को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। और 23 क्या है? आधार है। किस किस आधार पर मान के चलिए किसको शांति का पुरस्कार दिया जाएगा, है ना? तो नंबर 1 पर बता चुके हैं। नंबर 1 पर कौन सा देश है? तो आइसलैंड। और 2008 से लगातार जो है प्रथम स्थान पर ये देश आपको बना हुआ है। कौन सा देश? आइसलैंड। जब मान के चले आइसलैंड 2008 से लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है, तो हम लोग देख लेंगे कि हम लोग कहाँ हैं भाई, है ना? विश्व में हम लोग कहाँ पर आते हैं? हम लोगों का अस्तित्व कहाँ पर आता है? शांति के मान के, किसमें? शांति सूचकांक में, है ना? पीस मतलब क्या होता है? शांति सूचकांक में। हम लोग बाबू 163 देशों में कहाँ पर है? 115वें स्थान पर है। और सब देश लेते तो हम लोग और पीछे चले जाते हैं, है ना? यहाँ पर तो देख ही रहे हैं कि बहुत सारा चीज आपको मान के चलिए होते रहता है, घटना घटते रहती है आसपास, सामाजिक तौर पर देखे ही होंगे। बोलने का मान के चलिए काम नहीं है, आप समझ ही चुके होंगे कि क्या क्या घटनाएं घटती है। ठीक है, इसी वजह से है देखने को मिलता है रैंकिंग, क्या देखने को मिलता है? भारत का बहुत पीछे है, 115वें स्थान पर, है ना? 115वें स्थान पर रैंकिंग है। जबकि यदि बात करें कि मान के चले कि एशिया में, यदि देखेंगे कि एशिया में सबसे आपको देखने को शांति वाला देश, आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि सबसे शांति एशिया में कौन सा देश है, तो वो कौन सा देश है? आपको सिंगापुर। इस बार का ये डाटा है ना, 2025 का ये डाटा है। ठीक है, तो 2025 में आपको देखने को मिलेगा सिंगापुर एशिया का क्या है? आपको शांतिपूर्ण एशिया का। पूरे विश्व में आपको आइसलैंड, और भारत क्या है? आपको 115। यदि बात करें आपको 163 देशों में सबसे अंतिम स्थान पर कौन है, तो अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? आपको रूस है। और 162वें स्थान पर कौन सा है? यूक्रेन है। तो रूस आपको देखने को मिलेगा, आप यूरोप का देश देखने को मिलेगा। आपको दिमाग में लगेगा अरे रूस में इतना अशांति नहीं हो सकती है। और रूस में इस बार जो है आपको 2025 के डाटा के अंतर्गत रखा गया है निचले तौर पर। आप देख रहे हैं दोनों पड़ोसी देश, रूस और यूक्रेन। और बार बार यहाँ पर क्या हो रहा था? बम विस्फोट। कभी मान चलिए कोई किसी पर आक्रमण कर दिया जा रहा है, तो व्यक्ति सुरक्षित नहीं था। जब व्यक्ति सुरक्षित ही नहीं रहेगा तो शांति किस प्रकार रहेगा? हर वक्त व्यक्ति के दिमाग में डर बना हुआ रहता था, कहाँ से मान चलिए कि बम किधर से गिरेगा, है ना? कौन सा ड्रोन कब आक्रमण कर दिया जाएगा, किस तरफ से, तो किसी को पता नहीं चलता था। हर वक्त मान चलिए यहाँ डर का माहौल देखने को, दोनों देशों में डर का माहौल देखने को मिलता था। ठीक ठीक है, तो आपको मान चलिए कि दोनों देश क्या है? निचले पायदान पर। इसी वजह से जो है 2025 में ये निचले पायदान पर यहाँ रहेगा। उम्मीद है कि आपको याद रहेगा। प्रथम स्थान पर कौन सा? आइसलैंड, है ना? दूसरे स्थान पर जितने भी मान के चलिए यूरोपीय देश रहेंगे सभी लगभग तो आपको 1 to 3 के अंतर्गत रहते हैं। ठीक है, तो दूसरा तीसरा छोड़ देना है, डायरेक्ट आपको भारत का स्थान याद रखना है। भारत का स्थान कितना पर? आपको 115वां। और अंतिम स्थान याद रखिएगा रूस का। ठीक है, इतना काफी है आपके लिए। आगे चलते हैं, और ये प्रश्न आप लोग कवर हो चुका होगा, जितने भी लड़के हैं वो लोग तो समझ में आ चुका होगा उन लोगों को, है ना? कि मिचेल स्टार्क जो है हाल ही में क्या कर लेते हैं? आपको T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले लेते हैं? संन्यास ले लेते हैं। क्या लेते हैं? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। और पूछा जा रहा है कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं?
तो मिचेल स्टार्क के बारे में बात कर रहे हैं। मिचेल स्टार्क पूछा जा रहा है कि किस देश के खिलाड़ी हैं, तो सभी को मालूम है ना? सभी को मालूम है और उम्मीद है कि सभी को मालूम होगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलता है? तो मिचेल स्टार्क जो है आपको ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज है और ये जो है आपको किससे ले लेते हैं संन्यास? तो T20 फॉर्मेट से ये क्या ले लेते हैं? संन्यास ले लेते हैं ना? जो आपको देखने को मिलता है T20 फॉर्मेट से ये क्या ले लेते हैं? संन्यास। जबकि आपको वनडे और क्या देखने को मिलेगा? टेस्ट ये खेलते हुए नजर आएंगे, है ना? आपको T20 में इसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। जब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, सीधी सी बात है कि मान लीजिए उससे अच्छा क्या होगा कि हट ही जाओ, है ना? तो जब हट गए तो स्वाभाविक बात है कि ये संन्यास ले लेते हैं कि नए खिलाड़ी को मौका मिले। और लेकिन मान के चलिए कि आपको अनुभवी खिलाड़ी का जरूरत पड़ता है वनडे में और किसमें, ये क्या कहते हैं आपको टेस्ट में। तो इसीलिए क्या कहते हैं आपको ये टेस्ट और वनडे खेलते हुए नजर आएंगे और यही आपको जो है मिचेल स्टार्क है, आप इनको बॉलिंग करते हुए देखे होंगे। आईपीएल भी खेलेंगे, T20 में ये आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे। केवल अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से T20 अंतर्राष्ट्रीय है वो केवल नहीं खेलेंगे, जबकि क्या खेलेंगे? आईपीएल ये खेलेंगे। आईपीएल में इसको अच्छा खासा रुपया इनको मिलता है, तो रुपया क्यों छोड़ेंगे, है ना? जब तक मान के चलिए कि खेलने का एज है तो खेलेंगे, आईपीएल तो खेलेंगे ही। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला क्या प्रश्न है? अगला जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको TCA कल्याणी को नियुक्त किया गया है। आप लोग को सर पढ़ाए होंगे, पॉलिटी में पढ़ाए होंगे, है ना? कि मान के चलिए क्या चीज पढ़ाए होंगे? महालेखा नियंत्रक CGA के बारे में पढ़ाए होंगे। और CGA जो नया CGA 29वां जो CGA बनाया गया है, किनको बनाया गया है? TCA कल्याणी को बनाया गया। किनको बनाया गया है? TCA कल्याणी को बनाया गया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यही TCA कल्याणी है जिनको कि CGA के तौर पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। महिला है तो और भी मान के चलिए आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। TCA कल्याणी है ना, जो कि भारत की नवीनतम कह सकते हैं CGA बनी है। और आप लोगों से जो है अंत में क्या करते हैं, पूछते हैं एक प्रश्न। लेकिन हम लोग बात करते हैं पहले क्या, पिछले वीडियो में आप लोगों से क्या प्रश्न पूछे थे। ठीक है, पिछले वीडियो का सही आंसर क्या है देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछे थे, क्या पूछे थे कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उर्जित पटेल होगा। ठीक है, आज का मान के सेगमेंट में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या प्रश्न है। आज के सेगमेंट में आपके लिए प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में 25वें संघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये आपको 4 ऑप्शन आपके पास है। इसका सही आंसर क्या है देना है जवाब, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है ना? ये प्रश्न आपको पूरे विस्तार से कल के वीडियो में आपको, कल के वीडियो में तो नहीं कह सकता, पिछले वीडियो में जो मान के चलिए इससे जो पिछला वीडियो आपको मिला था सर के चैनल पर, उसमें पूरे विस्तार से इस प्रश्न के बारे में आपको बताए थे। तो आज हम रखते हैं इतना ही। आज थोड़ा आप लोगों से ज़्यादा बातचीत कर भी नहीं पाए हैं, है ना? तबीयत थोड़ा-सा अस्वस्थ है, इस वजह से ज़्यादा बातचीत और थोड़ा-सा हो सकता है कि आवाज़ में आप लोगों को प्रॉब्लम जा रहा होगा, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।